ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चारू गुलेरिया की यह बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो गए। चारू ने ऐसी बात कही थी कि सभी लोग शर्मिंदा होकर अपना सिर झुकाकर खड़े हो गए। वो जानते थे कि एक तरफ एक औरत का पति हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया था और दूसरी तरफ उस पर इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा था कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वह उसके पति का नहीं था। चारू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे मैंने तो पहले ही भांप लिया था इस लड़की को। जिस दिन पहली बार मैंने इस लड़की को देखा था उस दिन ही मुझे पता चल गया था कि इस लड़की के चाल चलन ठीक नहीं है और ये लड़की भी बहुत चालाक है। अरे जिस लड़की ने अपनी सगी बहन को मरवा दिया हो उस लड़की से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। जब पता चला कि आकाश इतने ऊंचे खानदान का लड़का है तो पहले तो उसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। फिर जब आकाश को इसके चाल चलन के बारे में पता चला तो आकाश इससे दूर हो गया, मगर किसी तरह इसने मेरे बेटे पर फिर से ब्रेन वॉश किया। फिर से उसी जिंदगी में एक काला साया बनकर लौट आई। फिर कुछ साल तो इसने अपने रंग छुपा कर रखे, मगर जब इसे पता चला कि लोगों पर इसका विश्वास बैठ गया है, ठीक उसी वक्त इसने अपना फन फैलाया और मेरे बच्चे को डस लिया। आकाश को हमेशा हमेशा के लिए हम सबसे दूर कर दिया। अरे ऐसी लड़कियों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिल सकती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस लड़की का निजी मकसद क्या है। ये लड़की मेरे बेटे की जगह हथियाना चाहती थी। वो मेरे बेटे की पावर और पोजीशन हथियाना चाहती थी। मगर याद रखना लड़की, मैं उसकी माँ हूँ और मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी का मकसद छीन लूंगी। रोते हुए और सिसकियाँ लेते हुए आकाश की माँ लगातार श्रेया को देखकर ताने कसने लगी। वो श्रेया के ऊपर एक के बाद एक इल्जाम लगाने लगी। करण अच्छी तरह से जानते थे कि श्रेया की मानसिक हालत कितनी कमजोर थी। करण ने अपने भाई अनुपम की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ चुपचाप खड़े खड़े अपनी बीवी की ऐसी बातें कैसे सुन सकते हो? जो हो गया वह सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं था बल्कि इस लड़की का पति था। अरे कितना जियोगे तुम और कितना जीऊंगा मैं? जरा इस लड़की के बारे में सोचो। पहाड़ जैसी जिंदगी है इसके सामने, किसके सहारे गुजारेगी? अब ये लड़की अपनी जिंदगी बजाय इसके कि इस वक्त हम सब मिलकर इस लड़की को संभालें, तुम इस तरह के इल्जाम इस लड़के पे लगा रहे हो। नंदिनी गुलेरिया ने श्रेया को सहारा देते हुए उसे संभालने की कोशिश की, मगर जब नंदिनी ने श्रेया की आंखों में देखा तो उसे पता चला कि श्रेया बड़ी ही कैजुअली सारी बातें सुन रही थी। ना तो श्रेया के चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि श्रेया बातों को सुनकर हर्ट हुई थी, ना ही श्रेया आंखों से आंसू बहा रही थी। श्रेया बस अपनी जगह पर खड़ी हुई सबकी बातें सुन रही थी। नंदिनी को भी इस बात को लेकर काफी ताज्जुब हो रहा था कि जब से आकाश की बॉडी गुलेरिया हाउस में आई थी तब से लेकर अब तक श्रेया की आंखों से एक भी आंसू बहता हुआ उसने नहीं देखा था। घर के कुछ बड़े बुजुर्ग और कुछ अनुभवी रिलेटिव्स आकाश की बॉडी को घर के अंदर ले गए और सारी विधियां शुरू की गई। आकाश के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा था। तभी घर में आए गुलेरिया परिवार की एक दूर की रिश्तेदार अपनी बगल में बैठी औरत से कहने लगी, अरे भाई इतना कुछ हो गया, गुलेरिया परिवार के साथ इतना जवान और होनहार लड़का इस तरह से मारा गया है, मगर देखो तो बहन होने के नाते अनिका कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी पास बैठी औरत ने कहा, अरे चाची, सुना है कि अनिका को भी अगवा कर लिया गया था। इस पर एक औरत ने हामी भरते हुए कहा, अरे हाँ, इन बड़े लोगों की बात ही कुछ अलग होती है। कहने को तो ऐसो आराम से रहते हैं और दिखाने के लिए सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, मगर एक बात कहूँ, राजा की गद्दी हथियाने के लिए राजा के आसपास रहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा जहरीली साजिश को अंजाम देते हैं। मैंने तो सुना है पिछले दिनों आकाश और रोहित के बीच में काफी अनबन हुई थी। मैंने तो ये भी सुना है कि आकाश ने रोहित की कंपनी को पछाड़ दिया, इसीलिए आकाश और रोहित के बीच में काफी बड़ी दुश्मनी हो गई थी। रोहित वापस अपनी बादशाहत चाहता था और ताजा मिली बादशाहत
आकाश इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। और फिर हम सब तो आकाश के स्वभाव को जानते ही हैं, कितना नेक और शरीफ लड़का था। उसूलों का बिल्कुल पक्का, सबका आदर सम्मान करता था। जरूर उस रोहित ने ही ऐसी कोई दांव खेला है जिसकी बाजी पूरी तरह से पलट गई। तभी एक औरत ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, तो तुम कहना क्या चाहती हो? उस औरत को जवाब देते हुए बूढ़ी मौसी ने कहा, अरे भाई, 100 मुंह और 100 बातें, किसकी बात सच है और किसकी बात कितनी झूठ, अब ये तो हमें पता नहीं लग सकता। मगर मैं तो दुनियादारी देखते देखते बूढ़ी हो चुकी हूँ। इन आंखों ने बहुत कुछ देखा है, प्यार भरे रिश्तों को कड़वाहट में बदलते देखा है और एक दूसरे की जान के दुश्मनों को गले लगाते हुए भी देखा है। अब यह मंत्री बनने वाले युवराज को ही देख लो। वैसे तो गरीबों का मसीहा है, मगर मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अपनी माँ की कुर्सी पर बैठने के लिए उसी ने दमयंती देवी का मर्डर करवाया था। अब जहाँ आज की दुनिया में बदसाहत कायम करने के लिए बेटा अपनी माँ की जान की परवाह नहीं करता, वहाँ रोहित और आकाश तो एक दूसरे के सगे भाई भी नहीं थे। जैसे ही उस औरत ने यह बात कही, नंदिनी ठीक उसी वक्त श्रेया को अपने कमरे में ले जा रही थी। श्रेया के कानों पर बात पड़ी, तब श्रेया आगे बढ़ते हुए कदम अचानक रोक लिए। नंदिनी ने भी उन औरतों की तमाम बातें सुन ली थी। नंदिनी जानती थी कि ऐसी बातों का श्रेया पर इस वक्त क्या असर पड़ सकता है। श्रेया के बढ़ते हुए कदम रुक तो गए थे, मगर श्रेया के चेहरे पर अभी भी कोई हैरानी या परेशानी नजर नहीं आ रही थी। श्रेया मन ही मन गहरी सोच में डूब गई। तभी नंदिनी ने श्रेया की पीठ पर हल्की थपथपाहट देते हुए कहा, देखो श्रेया, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। ये लोग यहाँ पर हमारे दुख में शामिल होने नहीं आए हैं। ये लोग यहाँ पर चलता हुआ तमाशा देखने आए हैं। किसी की जिंदगी या मौत इनके लिए बस एक तमाशा है, एक इंटरटेनमेंट का जरिया है। मगर तुम प्लीज इनकी बातों पर बिल्कुल डिस्टर्ब मत होना। तुम चलो ऊपर, अपने कमरे में चलकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे कपड़े तैयार करके तुम्हारे कमरे में रखवा दिए हैं। श्रेया को समझाने के बाद वो ही श्रेया को लेकर लिफ्ट के जरिए श्रेया को अपने कमरे में लेकर चली गई। गुलेरिया हाउस में धीरे धीरे लोगों का तांता बढ़ता जा रहा था। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि 10,000 स्क्वायर फीट का गुलेरिया हाउस का हॉल लोगों से बुरी तरह खचाखच भर गया था। आकाश के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोग ये देखकर हैरान थे कि शहर के सारे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और गुलेरिया परिवार के साथ साथ दूर दूर के रिश्तेदारी और दोस्ती निभाने के लिए लोग आ पहुंचे थे। मगर मारवा हाउस से कोई अभी तक गुलेरिया हाउस नहीं आया था। लोगों के लिए यह काफी शॉकिंग था। तरह तरह की बातें करने लगे थे लोग, मगर घूम फिर कर कहीं न कहीं लोगों को सिर्फ सुई इसी बात पर जाकर अटकती थी कि अचानक आकाश के साथ हुए एक्सीडेंट के पीछे जरूर कोई न कोई साजिश थी, और उस साजिश के पीछे मास्टरमाइंड प्लानिंग रोहित की हो सकती थी। आकाश के बॉडी के पास बैठे करण के पास आकर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मीडिया इंटरेक्शन के हेड ने धीरे से करण के कान में कहा, सर, मीडिया वाले आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपसे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहते हैं। मुझे लगता है आपको मीडिया वालों के साथ बात कर लेनी चाहिए। करण भी अच्छी तरह से जानते थे कि इतने बड़े परिवार और इतने बड़े बिजनेस हाउस का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उनका मीडिया वालों के साथ बात करना जरूरी था। अपनी जगह से खड़े होकर भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए करण अपने मीडिया इंटरेक्शन के हेड के साथ घर से बाहर लगाए गए एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस टेबल की ओर चले गए। घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा मंच बनाया गया था, जिस पर करण अपने कुछ खास कंपनी के लोगों के साथ बैठ गए। शहर भर की और देश भर के तमाम मीडिया कंपनियां और न्यूज चैनल्स वहां इकट्ठा हुए थे। करण के सामने बड़े और छोटे माइक्स का एक ढेर लगा दिया गया था। तभी गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के एक खास आदमी ने अपनी जगह से खड़े होकर हवा में हाथ लहराते हुए मीडिया वालों को शांत रहने का इशारा किया। जैसे ही मीडिया वाले शांत हुए, उस माइक पर उस आदमी ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, देखिए, अब आप एक के बाद एक करण सर से सवाल पूछ सकते हैं, मगर इतना याद रखिएगा कि अभी अभी गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और गुलेरिया परिवार एक बहुत बड़े आघात से गुजर रहे हैं, तो आपके सवाल सीमित रखिएगा। और आप सब वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से जानते हैं।
आपकी जिम्मेदारियां आपके न्यूज चैनल के साथ साथ मानवता की ओर भी है और मानवता को नजर रखते हुए आप अपने सवाल पूछिएगा। ये मंच और ये समय को ध्यान रखते हुए एक एक करके अपने सवाल पूछिए। तभी एक पत्रकार ने अपनी जगह से खड़े होते हुए करण सर से पूछा, सर क्या आप बता सकते हैं कि आकाश सर की मौत कैसे हुई? मेरा मतलब है हम सब ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आकाश सर की कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी दुखद मृत्यु हुई, मगर हम सबके कानों पर अलग अलग तरह की खबरें पड़ रही हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने मुंह से एक बार सच्चाई बताएं और हम सबके दिलों में बैठे शक को हमेशा के लिए मिटा दें। उस पत्रकार का सवाल सुनने के बाद करण ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए मैंने अपना बेटा खो दिया है। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने अपना सबसे काबिल राजा खो दिया है और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पिछले कई सालों से मार्केट में ऊपर की पोजीशन पर बैठी है। इतने बड़े बिजनेस का ग्रुप हेड होने के नाते और इतने बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते आकाश ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। मगर आप सब लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आकाश ने जितना प्यार हासिल किया है, कहीं न कहीं आकाश से जलने वाले लोग भी उतने ही थे। अब आकाश की मौत के बाद भी वो लोग चैन से बैठेंगे नहीं। लोग तरह तरह की बातें उछालेंगे, यहाँ वहाँ से ऐसी खबरें फैलाएंगे जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि जो लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं वो लोग अफवाहें फैलाते हैं। इस वक्त आप लोगों को अफवाहों से बचना है। मेरी आप सब से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब हमारे परिवार की इतनी मदद कीजिए कि ऐसे समय पर अगर चाहें तो आप हमारे परिवार के साथ खड़े ना रहें, मगर कम से कम हमारे दुख को मजाक बनाकर दुनिया के सामने तमाशा बनाने का काम न करें। करण गुलेरिया की बात पूरी होने के बाद एक और प्रेस रिपोर्टर ने अपनी जगह से खड़े होकर पूछा, सर मैं ये जान सकता हूँ कि अब आगे गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की क्या प्लानिंग रहेगी? मेरा मतलब है कि काफी सारे शेयर होल्डर्स जिनका भरोसा गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से उठ चुका है, यहाँ तक कि मार्केट में ये खबरें भी फैलती जा रही हैं कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अब कई सारे हिस्सों में बंट जाएगी। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पास आकाश जैसा काबिल लीडर नहीं है। जैसे आपके रिटायरमेंट के बाद आकाश गुलेरिया ने अच्छी तरह से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभाल लिया था। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि आकाश गुलेरिया ने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को वहाँ पहुँचाया जहाँ शायद आप भी ना पहुँचा पाते। तो अब जब आकाश गुलेरिया इस दुनिया में नहीं रहे तो आपको गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का क्या फ्यूचर नजर आता है? आप अपने स्टॉक होल्डर्स से क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें अभी भी गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में स्टॉक में बने रहना चाहिए या वक्त रहते कम से कम नुकसान करके निकल जाना चाहिए? तभी करण गुलेरिया ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, जिस तरह बाप के मर जाने के बाद बाप की सारी जिम्मेदारियां बेटे को उठानी पड़ती है, उसी तरह आज मेरा बेटा गया है और मैं मेरे बेटे की अधूरी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लूंगा। आज से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर मैं संभालूंगा। मैं करण गुलेरिया बिजनेस के मैदान में फिर से अपना कदम रखूंगा और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को वहां ले जाऊंगा जहां आकाश ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पहुंचाने का सपना देखा था। जब नंदिनी श्रेया को लेकर अपने बेडरूम में पहुंची तब श्रेया ने देखा कि नन्ही सी गुड़िया जैसी पिंकी बालकनी में नीचे हो रहे सारे तमाशे को उदास चेहरों से देख रही थी। जैसे ही पिंकी को एहसास हुआ कि कमरे में कोई आहट हुई है तो पिंकी ने मुड़कर अपनी मम्मा को अंदर आते हुए देखा। पिंकी धीरे से श्रेया के पास चलकर आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पापा तो चले गए, अब हम क्या करेंगे मम्मा? श्रेया की हालत काफी नाजुक थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बावजूद श्रेया का शरीर काफी कमजोर था। आकाश का मरा हुआ चेहरा देखने के बावजूद श्रेया की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मन ही मन श्रेया ने अपने आप को पूरी तरह से बदलने का फैसला कर लिया था। अब तक श्रेया का दिल बिल्कुल पत्थर की तरह बन गया था। आकाश की मां ने श्रेया पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए थे जिसे सुनकर श्रेया की आत्मा मानो मर चुकी थी। श्रेया की पूरी दुनिया जैसे पूरी तरह से सुन पड़ चुकी थी, मगर जैसे ही श्रेया के कानों पर अपनी नन्ही सी बेटी पिंकी की आवाज पड़ी, श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। श्रेया का चेहरा बिल्कुल किसी पत्थर की तरह लग रहा था, मगर आंखों से आंसू का सैलाब लगातार बहता जा रहा था।
नन्ही सी बच्ची जिंदगी में अचानक ऐसा तूफान आया था कि पिंकी को अब जीने का कोई मोटिवेशन नजर नहीं आ रहा था। पिंकी ने अपनी पतली और दबी हुई आवाज में अपनी माँ से कहा, पापा ने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट मंथ हम तीनों एक ऐसी जगह पर घूमने जाएंगे जहाँ ना तो वह किसी का फोन अटेंड करेंगे और ना ही बिजनेस की कोई बात करेंगे। पापा ने मुझसे कहा था कि वो मुझे स्पोर्ट के फील्ड में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो मुझे तुम्हारी तरह एक बेहतरीन डांसर भी बनते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हें बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? श्रेया के पास पिंकी की इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं था। श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मगर श्रेया का शरीर बिल्कुल किसी पत्थर की तरह जम चुका था। उसके शरीर में ना तो कोई मूवमेंट नजर आ रही थी और ना ही श्रेया अपनी पलकें झपका रही थी। पिंकी का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। दुबली पतली से दिखने वाली पिंकी अब पहले से ज्यादा कमजोर नजर आने लगी थी। पिंकी का मायूस और उदास चेहरा देखकर श्रेया की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर फिर भी कहीं न कहीं नंदिनी को ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। श्रेया का जिस्म तो वहीं खड़ा था, मगर उसकी आत्मा आकाश के साथ जा चुकी थी। अचानक श्रेया ने पिंकी के कंधे पर हाथ रखा और पिंकी को अपने गले से लगा लिया। श्रेया की आंखों से बहते हुए आंसू लगातार पिंकी के कंधों पर गिर रहे थे। कुछ देर तक पिंकी को कसकर पकड़ने के बाद श्रेया ने पिंकी के कानों में कहा, अब हमें पापा के बिना जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। पापा अगर दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे तो वो तुमसे करते थे। इतना याद रखना कि पापा जा चुके हैं, मगर पापा का सपना पूरा करना ही अब हमारी जिंदगी का मकसद है। हम पापा के सपनों को मिटता हुआ नहीं देख सकते। पापा मम्मा के पेट में पापा का एक अंश छोड़ गए हैं। कुछ ही महीनों में इस दुनिया में हमारा कोई अपना आने वाला है। पापा ने मुझे और तुम्हें जो प्यार दिया है, अब हमारा फर्ज है कि वही प्यार हम उसे दें और उसे पापा की कभी कमी महसूस न होने दें। जैसे ही पिंकी ने श्रेया की ये बात सुनी, पिंकी के मायूस और उदास लगने वाले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पिंकी की जिंदगी में श्रेया काफी वक्त के बाद आई थी। पिंकी ने अपना पूरा बचपन सिर्फ पापा के प्यार के सहारे गुजारा था। आकाश ने भी पिंकी को वह प्यार दिया था कि पिंकी को कभी भी अपने माँ के प्यार की कमी महसूस नहीं हुई थी। यूँ कहा जा सकता था कि पिंकी की जिंदगी की डोर सिर्फ आकाश ने थाम रखी थी। बिना आकाश के पिंकी का सरवाइव करना बेहद मुश्किल था। श्रेया के बगल में खड़ी नंदिनी ने अपनी आंखों से यह सब कुछ देखा था। ऐसा नहीं था कि नंदिनी ने कभी पिंकी को प्यार देने की कोशिश नहीं की थी, मगर नताशा ने खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा था कि नंदिनी कभी पिंकी के दिल में वह जगह ना ले पाए जिससे पिंकी नताशा की हरकतों की पोल सबके सामने कभी खोल दे। नताशा खास इस बात का ध्यान रखती थी कि वह जितने भी जुल्म पिंकी पर करती थी वह पिंकी किसी को ना बताए। पिंकी ने अपने हाथ में एक छोटी सी गुड़िया पकड़ रखी थी। वह गुड़िया काफी पुरानी लग रही थी, मगर पिंकी ने जो गुड़िया अपने हाथों में इस वक्त पकड़ रखी थी वो उसकी फेवरेट डॉल थी, जो आकाश ने उस वक्त पिंकी को लाकर दी थी जब वो 4 साल की थी। पिंकी का बचपन अपनी सौतेली माँ के साथ गुजरा था। नताशा ने पिंकी के साथ जो किया था उसके जख्म आज भी पिंकी के दिलो दिमाग और उसके शरीर पर नजर आते थे, मगर ऐसी हालत में भी पिंकी ने अपने पापा को कभी कोई कंप्लेन नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी कि आकाश पिंकी से इतना प्यार करता था कि पिंकी अगर छोटी सी मुसीबत भी आती तो आकाश पूरी दुनिया को आग लगा देता। श्रेया के ठीक बगल में खड़ी नंदिनी ने ये सब कुछ देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी। अब तक नंदिनी ने अपने आप को बांध कर रखा था, मगर नंदिनी श्रेया और नन्ही सी पिंकी की हालत देखकर अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रही थी। नंदिनी अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि आखिर श्रेया और नन्ही सी पिंकी के ऊपर क्या बीत रही थी। सिचुएशन को संभालने के लिए नंदिनी ने अपने इमोशंस पर काबू पाया और पिंकी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, चलो बेटा, अब मम्मा और तुम्हें तैयार होना है। आकाश भैया को आखिरी विदाई देने के लिए हम सबको नीचे जाना होगा। नंदिनी ने पहले से ही श्रेया के लिए कपड़े तैयार करके रखे थे। जब नंदिनी ने पहली बार श्रेया को सफेद साड़ी में देखा तो वो अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं को नहीं रोक पाई। जिस श्रेया को हमेशा ही उसने एक खूबसूरत गुड़िया के रूप में देखा था, उसे आज ऐसे सफेद और फीके कपड़ों में देखकर नंदिनी की नजरें बार बार झुक रही थी।
वहाँ श्रेया ने ना तो अपने आप को आईने में देखा और ना ही ये बात उसके दिल में भी थी कि वो इस वक्त कैसी लग रही थी। सफेद कपड़े पहनकर श्रेया सीधे अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे की ओर जाने लगी। पिंकी का हाथ पकड़कर नंदिनी भी श्रेया के पीछे पीछे हॉल में जाने के लिए लिफ्ट से बाहर आकर खड़ी हो गई। नंदिनी ने देखा कि श्रेया को किसी बात का होश नहीं था। लिफ्ट के पास पहुंचने के बाद भी श्रेया ने लिफ्ट का बटन नहीं दबाया था। नंदिनी ने लिफ्ट का बटन दबाया और श्रेया की ओर देखा। श्रेया बस गुमसुम बिना पलके झपकाए लिफ्ट के बंद दरवाजे की ओर देखे जा रही थी। जब नंदिनी पिंकी और श्रेया को लेकर नीचे हॉल में पहुंची तो अचानक ही लोगों के रोने की आवाज और भी ज्यादा बढ़ गई। आसपास के लोग, दूर के रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन, सभी लोग श्रेया को हौसला देने के लिए श्रेया के पास आकर कभी श्रेया के कंधे पर हाथ रखते तो कभी श्रेया के सामने झुककर अपने हाथ जोड़ते। मगर श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा था। श्रेया बस धीमे कदमों से अपनी बेटी पिंकी के साथ आकाश के पार्थिव शरीर की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। रीति रिवाज के मुताबिक आकाश को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा था। जैसे ही पिंकी आकाश के पार्थिव शरीर के पास आई, पिंकी के होंठ कांपने लगे। पिंकी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आकाश की मौत ने उसे इतना डरा दिया था कि अब पिंकी को ये लगने लगा था कि अब इस दुनिया में उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था। पिंकी अपनी माँ श्रेया से बहुत प्यार करती थी, मगर ये बात श्रेया भी अच्छी तरह से जानती थी कि अपनी मम्मी और पापा में पिंकी अपने पापा को ज्यादा प्यार करती थी। कुछ ही देर में आकाश के पार्थिव शरीर को घर के कुछ पुरुष सदस्यों ने अपने कंधों पर उठाया और घर के बाहर ले जाने लगे। रोने धोने का शोर बढ़ता रहा। श्रेया और पिंकी करण गुलेरिया के पीछे पीछे चलने लगे। करण के कहने के मुताबिक आकाश के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए यमुना नदी के किनारे पर सारा इंतजाम कर दिया गया था। आकाश के शरीर को एक बड़ी सी वैन में रखा गया। करण, पिंकी और श्रेया उस वैन में यमुना नदी के किनारे की ओर आगे बढ़ने लगे। एक साथ गुलेरिया हाउस से सैकड़ों गाड़ियां उस वैन के पीछे पीछे चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर भर की गाड़ियां गुलेरिया हाउस से निकलकर यमुना नदी के किनारे की ओर जा रही थी। जब करण और बाकी लोग यमुना नदी के किनारे पहुंचे तब करण ने देखा कि पहले से सारा इंतजाम कर दिया गया था। अंतिम विधि के लिए सारा इंतजाम पहले से पंडित और बाकी लोगों ने कर दिया था। आकाश के अंतिम संस्कार में बड़े से बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन शामिल हुए थे, मगर लोगों को एक बात से काफी हैरानी हो रही थी कि काफी वक्त गुजर चुका था मगर अब तक मारवा हाउस से किसी की कोई खबर नहीं थी। हालांकि करण इस वक्त इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। तभी अचानक हंसराज मारवा करण के पास आकर कहने लगे, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। आकाश एक काबिल और होनहार लड़का था, उसूलों का भी काफी पक्का था और बिजनेस इंडस्ट्रीज में उसका काफी नाम था। मुझे बहुत अफसोस है कि इस देश ने और गुलेरिया परिवार ने एक कीमती हीरा हमेशा के लिए खो दिया, और साथ साथ मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आपके इतने बुरे समय में भी मेरे खानदान से कोई आपका दुख बांटने यहाँ नहीं आया। मारवा खानदान की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, चाहे हम बिजनेस राइवल ही क्यों ना हो। अगर मैंने आप लोगों को कभी अपना दुश्मन नहीं समझा। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आज नंबर 1 पोजीशन पर सिर्फ इसलिए पहुंची है क्योंकि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जो काबिलियत थी वो ताकत थी, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि आकाश गुलेरिया में वो काबिलियत थी जो ताकत थी। मगर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नंबर 1 की कुर्सी हासिल करने के लिए मेरा बेटा, मेरा अपना खून इतना नीचे गिर जाएगा। हंसराज मारवा की ये बात सुनकर करण के आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से हंसराज मारवा को देखने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हंसराज मारवा कहना क्या चाहते थे। हंसराज मारवा ने करण की ओर देखकर अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने बेटे को लेकर। ऐसे समय में भी वो यहाँ पर आकाश को अंतिम विदाई देने के लिए शामिल नहीं हुआ। मैंने उसे बचपन से समझाया था कि जो लोग हमसे ज्यादा काबिल होते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं होते, बल्कि उन्हें देखकर हमें सीखना चाहिए कि हम में ऐसी क्या कमी है कि हम उन जैसा रिजल्ट नहीं दे पाते। मगर क्या कहूँ, मेरा बेटा बचपन से ही काफी जिद्दी था। जो चीज उसने एक बार दिमाग में सोच ली उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अब मुझे ही देख लीजिए। अरे
मैं तो अपने बेटे का सगा बाप हूँ, मगर फिर भी कंपनी के प्रेसिडेंटशिप की पोजीशन हासिल करने के लिए उसने मुझे ही सबके सामने जलील किया। जहाँ तक कि मुझे कंपनी और खानदान से भी बेदखल करने की कोशिश की। और तो और वो आपका दामाद है। यह बात कौन नहीं जानता कि आकाश और रोहित के बीच में कितनी गहरी दोस्ती हो गई थी पिछले कुछ दिनों में। मगर सारा खेल ये नंबर 1 बनने के चक्कर का है। नंबर 1 बनने के चक्कर में ही मेरे बेटे के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। करण भी अब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हंसराज मारवा क्या कहना चाहते थे, मगर आसपास खड़े लोग हंसराज मारवा की बात सुनकर मन ही मन ये समझ गए थे कि हो न हो हंसराज मारवा इस ओर इशारा कर रहे थे कि नंबर 1 बनने के चक्कर में ही शायद रोहित मारवा ने आकाश गुलेरिया को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रची थी। हालांकि करण गुलेरिया अच्छी तरह से जानते थे कि आकाश की मौत के पीछे रोहित का कोई हाथ नहीं हो सकता था। करण के ठीक पीछे खड़ी श्रेया सब कुछ अच्छी तरह से सुन रही थी, मगर श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर के आकार का हो गया था। श्रेया के चेहरे पर ना तो कोई हाव भाव नजर आ रहे थे और न ही किसी चीज का उसका कोई रिएक्शन नजर आ रहा था। मगर अब हंसराज मारवा की एक बात लोगों के दिल में घर कर चुकी थी कि अगर आकाश की मौत के पीछे रोहित मारवा का कोई कनेक्शन था। वहां मारवा हाउस में रोहित और तीनों बच्चे अनिका के बेडरूम में अनिका के जागने का इंतजार कर रहे थे। बच्चे पहले से जानते थे कि उनकी मां को लंबे समय तक सोने की आदत थी। कई बार अनिका दोपहर के 4-4 बजे तक सोती रहती थी। बच्चों को अब तो आदत से हो चुकी थी, मगर कई दिनों बाद लौटी अनिका को मिलने के लिए तीनों बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। रोहित भी जानना चाहता था कि आखिर अनिका के साथ क्या हुआ था। ऐसा कौन सा शख्स था जिसकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो अनिका को किडनैप करके ले गया था। तभी अचानक रोहित का मोबाइल फोन बजने लगा। रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर चिराग मेहता का फोन नंबर फ्लैश होने लगा। रोहित बच्चों से थोड़ा दूर होकर बालकनी में जाकर चिराग से बात करने लगा। बच्चों को बाहर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चिराग और रोहित क्या बात कर रहे थे वो बातें बच्चे सुन नहीं पा रहे थे। रोहित ने जैसे ही चिराग का कॉल रिसीव किया, चिराग ने रोहित से कहा, सर, यहाँ पर आकाश सर का अंतिम संस्कार चल रहा है। आपके खानदान से यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब अनिका मैडम को होश आएगा, मगर सर यहाँ पर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। चिराग की बात सुनकर रोहित भी काफी हैरान हो गया है। रोहित ने चिराग से पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो, मुझे भी इस बात का अफसोस है कि ऐसे वक्त पर मैं आकाश को अंतिम विदाई देने के लिए वहां नहीं पहुंच पाया, मगर अनिका की हालत भी बहुत नाजुक है। मेरा यहाँ रहना भी बहुत जरूरी है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं बाद में जाकर अनिका के पापा और परिवार वालों को समझा दूंगा। तभी चिराग ने तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहा, नहीं सर, बात वो नहीं है। बात दरअसल ये है कि यहाँ पर आपके पापा हंसराज मारवा पहुँच गए हैं और उन्होंने यहाँ पर लोगों को आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। चिराग की यह बात सुनकर रोहित काफी हैरान हो गया है। रोहित ने चिराग से पूछा, कमाल है, ऐसा क्या कह रहे हैं वो मेरे खिलाफ? चिराग ने एक लंबी सांस लेने के बाद रोहित से कहा, दरअसल सर, वो बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता। आप इस वक्त मैडम का ख्याल रखिए, मैं आपको सारी बातें डिटेल्स में बताऊंगा। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चिराग किस बात को लेकर इतना परेशान था, मगर रोहित के पास इस वक्त चिराग के साथ ज्यादा बहस करने का वक्त नहीं था। इसलिए चिराग का फोन डिस्कनेक्ट करके रोहित फिर से अनिका के बेडरूम में आ गया। नन्ही सी रिया कभी अपनी माँ के गले लगकर रोती तो कभी अपने भाइयों के साथ सोफे पर बैठकर अपनी माँ को जागते हुए देखने का इंतजार करने लगती। तभी नन्ही सी रिया अपने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, क्या कहते हो आप लोग? मम्मा घर जल्द से जल्द लौट आए, उसके लिए हमने कैंडल जलाई थी, और अगर ऊपर वाले ने मेरी प्रेयर सुन ली थी। आप लोगों ने देखा ना कि कैंडल बुझने से पहले मम्मा घर आ गई। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही बिना कुछ बोले एक दूसरे की ओर देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे, मगर दोनों ने रिया से कुछ नहीं कहा और सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। नन्ही सी रिया काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। रिया ने एलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, क्यों ना हम फिर से कैंडल जलाएं? मुझे पक्का यकीन है कि कैंडल के बुझने से पहले मम्मा जरूर जाग जाएगी, मगर इस बार कैंडल थोड़ी छोटी ले आना, क्योंकि अब मुझसे इंतजार नहीं होगा।
और तुम लोग देख लेना, मम्मा जैसे ही जागेगी सबसे पहले मम्मा मुझे ही हक करेगी। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि रिया हमेशा यही सोचना पसंद करती थी कि घर में सभी लोग रिया को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, चाहे वो रोहित हो या अनिका हो, और दोनों भाइयों को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। अलेक्जेंडर और आर्यन अच्छी तरह से जानते थे कि माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए कभी अलग अलग नहीं हो सकता। माँ बाप सभी बच्चों को एक समान ही प्यार करते हैं, मगर इस उम्र में शायद रिया ये बात समझ नहीं सकती थी। वैसे तो रिया अलेक्जेंडर और आर्यन की उम्र की एक बराबर की थी, मगर मैच्योरिटी में रिया अभी अपने दोनों भाइयों के मुकाबले काफी ज्यादा कम थी। दोनों भाइयों को रिया का यही बचपना ही काफी प्यारा लगता था, क्योंकि वक्त के साथ साथ दोनों भाई भी अपनी बहन को अपनी छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करते और उसे प्यार भी करते थे। दोनों भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना भी जानते थे और वक्त आने पर उसे डांट कर सही रास्ता दिखाना भी जानते थे। रिया के कहने पर आर्यन और अलेक्जेंडर एक छोटी सी कैंडल लेकर आए। जैसे ही अलेक्जेंडर ने कैंडल एक टेबल पर रखी, रिया ने उस कैंडल को मैच बॉक्स से लाइट कर दिया। कैंडल जलाने के बाद रिया ने रोहित की ओर देखकर कहा, अब देखना डैडी, इस कैंडल के बुझने से पहले मम्मा जरूर जाग जाएगी और सबसे पहले जागते ही वो मुझे देखेगी और मुझे गले लगा लेगी। कई दिनों बाद रोहित को तीनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई थी। मन ही मन रोहित भी चाहता था कि अनिका जल्दी जाग जाए ताकि वो अनिका को आकाश की अंतिम विदाई में ले जा सके। कहीं न कहीं रोहित भी चाहता था कि आकाश के अंतिम संस्कार की विधियां पूरी होने से पहले एक बार अनिका भी आकाश का चेहरा देख ले। मगर रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका के जागते ही उसे इस तरह का मेंटल ट्रॉमा देना भी सही नहीं था। रोहित के खुद के समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका के जागने के बाद उसे किस तरह से मिले। उससे पहले ये पूछें कि उसे किसने किडनैप किया था और उसके दुश्मन कौन थे, या उससे पहले ये बताएं कि गुलेरिया परिवार में इस वक्त क्या कुछ चल रहा था। वक्त बीतता गया और वक्त के साथ साथ बच्चों के साथ रोहित के दिल की बेचैनी भी बढ़ती गई। रोहित भी अब जल्द से जल्द अनिका से बातें करना चाहता था। कहीं न कहीं वो अनिका को ये भी बताना चाहता था कि पिछले कई दिनों में उसने अनिका को कितना मिस किया था। अनिका ज्यादातर कम बोलना पसंद करती थी। ज्यादा अपने प्यार का इजहार करना अनिका को पसंद नहीं था और ना ही वो अनिका का नेचर था। मगर रोहित कहीं न कहीं जानता था कि अनिका उससे बहुत प्यार करती थी। रोहित बार बार अपने प्यार का इकरार करके अनिका के लिए अलग अलग गिफ्ट्स लाकर अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता था, मगर अनिका ने ना तो आज तक रोहित को कोई सरप्राइज दिया था और ना ही कोई गिफ्ट। कुछ ओकेजन पर, जैसे ही रोहित के बर्थडे पर या फिर अनिका और रोहित की शादी की सालगिरह पर, बच्चों की जिद की वजह से कभी कभार अनिका रोहित के लिए कुछ ले जाती थी, मगर उसके अलावा अनिका ऐसी बातों से ज्यादा विश्वास नहीं रखती थी। रोहित भी अनिका का ये स्वभाव अच्छी तरह से जानता था। इस बार आर्यन और अलेक्जेंडर ने काफी छोटी कैंडल लाकर रखी थी। आधे घंटे बाद कैंडल की साइज काफी कम हो गई थी और नन्ही सी रिया के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आने लगा था। रिया अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर कभी कैंडल की ओर देखती तो कभी अपनी मम्मा की ओर देखती। मगर अचानक जब कैंडल बुझने ही वाली थी तब रिया ने अनिका की आंखों में एक हरकत होती हुई देखी। जैसे ही नन्ही सी रिया ने ये देखा, वो जोर से चिल्ला उठी। रिया अपने डैड रोहित से कहने लगी, देखिए डैड, देखिए मम्मा जाग रही है। रिया की एक्साइटमेंट देखकर रोहित ने रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ओके रिया, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जब मम्मा जागेगी तब ज्यादा शोर शराबा मत करना। हो सकता है कि अचानक ही शोर शराबा सुनकर मम्मा की तबीयत बिगड़ जाए। अगर मम्मा जाग जाती है तो हमें उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने देना है, ओके? अलेक्जेंडर और आर्यन रोहित की बात अच्छी तरह से समझ पा रहे थे, मगर रिया काफी कंफ्यूज नजर आ रही थी। रिया के लिए यह ठीक ऐसा ही था जैसे अनिका हर बार रात को सोकर सुबह जगती थी। रिया के लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल था कि पिछले दिनों अनिका किन ट्रामा से गुजरी होगी, उस पर क्या बीती होगी। रोहित और तीनों बच्चे बिस्तर के बिल्कुल पास आकर अनिका का चेहरा देखने लगे। अनिका के चेहरे पर हल्की हल्की हरकत नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे अनिका होश में आ रही थी। कुछ देर बाद अनिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही अनिका ने देखा कि अनिका के सामने रोहित, अलेक्जेंडर, आर्यन और रिया खड़े थे। अनिका को देखकर चारों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई।
अनिका को आंखें खोलता हुआ देखकर नन्ही सी रिया अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। रोहित ने उसे बहुत बार समझाया था कि उसे मम्मा के जागने के बाद अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखना है और ज्यादा शोर शराबा नहीं करना है, मगर फिर भी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अनिका ने जैसे ही आंखें खोली, नन्ही सी रिया जोर जोर से तालियां बजाने लगी और एक डांस का स्टेप करते हुए गाने लगी, वेलकम होम मम्मा, वेलकम होम। ये कहते हुए रिया बिस्तर पर लेटकर अनिका के गले लग गई और अनिका के ठीक बगल में जाकर सो गई। आर्यन और अलेक्जेंडर भी अनिका को देखकर मुस्कुराने लगे। आर्यन ने अटकती हुई आवाज में धीरे से अनिका के पास जाकर कहा, हेलो मम्मा, आप ठीक तो है ना? अलेक्जेंडर ने भी अनिका के पास जाकर काफी रिस्पेक्टफुली कहा, मॉम, हमने आपको बहुत मिस किया। रोहित के चेहरे की मुस्कान अब कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे काफी दिनों बाद रोहित ने राहत की सांस ली थी। रोहित और तीनों बच्चों की खुशी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। तीनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। नन्ही सी रिया ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और अनिका का हाथ चूमने लगी, मगर तभी अचानक अनिका ने अपना हाथ झटक कर अपने पास खींच लिया और रिया और बाकी लोगों को हैरानी से देखने लगी। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर अब रोहित के चेहरे से मुस्कान थोड़ी कम हो गई। रोहित अनिका के बगल में बिस्तर पर बैठ गया और अनिका की ओर देखकर कहने लगा, अनिका, तुम घर आ गई हो, किसी बात की फिक्र मत करना, यू आर एब्सोल्युटली सेफ। तभी अचानक अनिका बिस्तर पर झटके से अपने शरीर को रोहित से दूर ले गई। अनिका सर उठाकर रोहित और तीनों बच्चों की ओर हैरानी से कुछ देर तक देखती रही। धीरे धीरे बच्चों के चेहरे से भी स्माइल कम होती हुई नजर आने लगी थी। तीनों बच्चे भी अनिका के ऐसे रिएक्शन को हैरानी से देखने लगे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका आखिर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी। नन्ही सी रिया ने अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाकर कहा, मम्मा, क्या हुआ? आप हमें इस तरह क्यों देख रही हैं? क्या आप हम सबसे नाराज हैं? मैं सच कह रही हूँ, आप चाहें तो अलेक्जेंडर और आर्यन से भी पूछ लीजिए। आप जब तक यहाँ नहीं थी तब मैंने एक बार भी अपने गेमिंग टैबलेट को हाथ नहीं लगाया और ना ही मैंने गेम्स खेली है। रोहित बड़ी ही हैरानी से अनिका के हर रिएक्शन को देखता रहा। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रिया की बातें सुन तो पा रही थी, मगर वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। अनिका के चेहरे पर कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। अनिका को इतना परेशान देखकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अलेक्जेंडर ने रोहित की ओर देखकर कहा, डैड, मम्मा को क्या हुआ है? मम्मा इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? अनिका की रिएक्शन देखकर अब अलेक्जेंडर और आर्यन के दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। उन्होंने इससे पहले अनिका को कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। रोहित भी अनिका की घबराहट को देखकर काफी शॉक हो गया था। अनिका बड़े से बड़े दुश्मन के साथ लड़ी थी, बिना हथियार के क्रिस्टोफर की फौज से लड़ चुकी थी, मगर रोहित ने भी आज तक कभी अनिका के चेहरे पर इतनी घबराहट नहीं देखी थी। रोहित ने अपनी आवाज धीमी करते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, क्या हुआ अनिका, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझसे बात करो, बताओ मुझे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कैसा महसूस कर रही हो? रोहित बार बार अनिका को सवाल पूछता रहा, मगर अनिका के चेहरे पर घबराहट और कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा था। रोहित की समझ नहीं आ रहा था कि अनिका ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी। रोहित जानना चाहता था कि अनिका के साथ क्या हुआ था। धीरे धीरे रोहित की आवाज ऊंची होने लगी थी। रोहित को खुद को इस बात का एहसास नहीं था कि कब उसकी आवाज ऊंची हो गई थी। रोहित बार बार अनिका से पूछता रहा, क्या हुआ अनिका, बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तभी अचानक अनिका ने एक ही झटके से अपने शरीर पर ओढ़ रखी चादर को अपने शरीर से अलग किया और बिस्तर से खड़े होते हुए रोहित और तीनों बच्चों की ओर देखकर कहा, कौन है आप लोग? अनिका की बात सुनकर रोहित और तीनों बच्चे बिल्कुल हैरान रह गए। अनिका का चेहरा काफी डरा हुआ और काफी सहमा हुआ नजर आ रहा था। अनिका चारों तरफ कमरे को देखकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वह आखिर कहाँ थी। अनिका की आंखों में एक अजीब सा खौफ नजर आ रहा था रोहित को। रोहित जैसे ही अनिका की ओर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता, अनिका डर के मारे अपने कदम पीछे हटाकर रोहित को अपने से दूर रहने का इशारा करती। रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका ऐसा क्यों कर रही थी। रोहित ने धीमी आवाज में अनिका को शांत करते हुए कहा, देखो अनिका, शांत हो जाओ, तुम यहाँ सेफ हो, मैं रोहित हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
एक पल के लिए रोहित को शायद ऐसा लगा कि अनिका जब किडनैप हुई थी तब उसके ऊपर शायद बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। और कभी कभी इंसान के साथ ऐसा होता है कि किसी बहुत बड़े मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजरने के बाद जब वो अपनों के बीच जाता है तब भी उसे यकीन नहीं होता कि अब वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। रोहित ने सोचा कि शायद अनिका के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अनिका की सांस तेज होने लगी थी। वो बार बार अपने सामने खड़े चेहरों को देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी नन्ही सी रिया अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मम्मा, मैं रिया हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ, मगर प्लीज मम्मा, इस बात पर आप इस तरह से रिएक्ट करके मुझे परेशान मत कीजिए, वरना मुझे रोना आ जाएगा। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही जानते थे कि अनिका काफी सीरियस किस्म की इंसान थी। अनिका कभी इस तरह की मजाक नहीं कर सकती थी, और वो भी स्पेशली ऐसी हालत में जब अनिका काफी वक्त के बाद घर लौटी थी। रोहित लगातार धीरे धीरे अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, मगर अनिका डर के मारे अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगी। देखते ही देखते अनिका बेडरूम से होते हुए बालकनी की तरफ अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी। रोहित ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अनिका, देखो, बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम्हें यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो बीत चुका है। अब वो दौर कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आने वाला। देखो, 3 बच्चों की ओर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें इस तरह से देखकर उनकी क्या हालत होगी, जरा उनके बारे में भी सोचो अनिका। रोहित की बात सुनने के बाद अनिका अपनी आंखें छोटी करके बच्चों के चेहरे की तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका सबके चेहरे पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे काफी ज्यादा मेंटल तकलीफ हो रही थी। अनिका बार बार अपने सर को हाथ लगाकर आंखें बंद करके अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर अपनी आंखें खोलकर अपने सामने खड़े चेहरों को देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश करने लगती। अनिका बार बार अपने सर पर हाथ रखकर अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार अनिका के हाथों नाकामयाबी ही लग रही थी। अनिका धीरे धीरे अपने कदम बालकनी की ओर पीछे बढ़ा रही थी। देखते ही देखते अनिका का पांव बालकनी में रखे हुए एक फ्लावर पॉट से टकराया और अनिका सीधे रेलिंग पर जाकर टकराई। रेलिंग पर टकराते ही अनिका का बैलेंस बिगड़ा और अनिका का पांव फिसला। अनिका ने रेलिंग को पकड़ने की कोशिश की, मगर वक्त रहते अनिका रेलिंग को पकड़ नहीं पाई और अनिका का पूरा शरीर रेलिंग के उस पार चला गया। रोहित और अनिका का बेडरूम मरवा हाउस के 7th फ्लोर पर बना था, जिसका मतलब साफ था कि अगर अनिका वक्त रहते रेलिंग को पकड़ नहीं पाई तो अनिका का बचना नामुमकिन था। मगर इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, रोहित ने अपनी जगह से एक लंबी छलांग लगाकर अनिका का हाथ रेलिंग से छिटकने से पहले ही पकड़ लिया। अब अनिका का पूरा शरीर सिर्फ रोहित के हाथों के सहारे पर झूल रहा था। बच्चे भी घबराकर बालकनी में आ गए। बच्चे चिल्ला चिल्लाकर अनिका से कहने लगे, मम्मा, डैड का हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ। रोहित ने अपने हाथ पर झूल रही अनिका को अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर खींचना शुरू किया। अनिका को पकड़ने के लिए रोहित खुद भी अपनी एक टांग पर जोर देकर रेलिंग का सहारा लेकर खड़ा था। रोहित ने धीरे धीरे अपने आप को पहले संभाला और अपना बैलेंस रखते हुए रोहित ने अनिका को ऊपर की ओर लिया। जैसे ही बच्चों ने देखा कि अब अनिका बिल्कुल सेफ थी, तब तीनों बच्चों ने राहत की सांस ली। रिया दौड़कर अनिका के पास गई और उसे गले से लगा लिया। रिया फूट फूट कर रोने लगी थी। रिया की आंखों में आंसू देखकर अनिका काफी हैरान थी। जब रिया ने अपनी नजरें उठाकर अनिका की ओर देखा, तब रिया को महसूस हुआ कि जो अपनापन हमेशा अनिका की आंखों में रिया को नजर आता था, अब वो अपनापन दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनिका की आंखें अभी भी रिया के चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी। रिया की आंखों से लगातार बह रहे आंसुओं से अनिका का दिल नहीं पिघला था। ये देखकर रिया का दुख अब धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा था। रिया ने अनिका के दोनों गालों को अपने हाथ से पकड़कर कहा, मम्मा, क्यों ऐसे देख रही हो मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। मम्मा, कुछ बोलो, बात करो हमसे। रिया बार बार चिल्लाकर अनिका को अपने साथ बात करने के लिए कहती रही, मगर अनिका के चेहरे से ना हैरानी कम हुई और ना ही वो रिया के साथ कुछ बात कर रही थी। अनिका बस फटी हुई आंखों से रिया और उसके बगल में खड़े दोनों बच्चों को देख रही थी। रोहित को जब अंदाजा हुआ कि बात उतनी सीधी नहीं थी जितनी उसे लग रही थी, तब रोहित ने रिया को धीरे से अनिका से दूर करते हुए कहा, बेटा, 1 मिनट, लगता है मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
मम्मा को आराम करने की जरूरत है। मुझे लगता है मम्मा को इस वक्त परेशान नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए रोहित ने अनिका को हाथ देते हुए कहा, आओ अनिका, कुछ देर आराम कर लो। मेरे ख्याल से तुम इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो। तुम कुछ देर आराम करो, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे ही रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ा, अनिका ने अपना हाथ झटकते हुए रोहित की ओर देखा और कहा, अनिका। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका अपना ही नाम क्यों ले रही थी, मगर अनिका बार बार अपना ही नाम दोहरा रही थी। कुछ देर बाद अनिका के रिएक्शन से रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि अनिका रोहित को ये पूछना चाहती थी कि आखिर ये अनिका कौन थी। जब रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि अनिका अपने नाम को भी नहीं याद कर पा रही थी, तब रोहित के शरीर में जैसे खून जम गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो कुछ भी देख रहा था वो सच था। अनिका अपने नाम को भी याद नहीं कर पा रही थी। अनिका बार बार अपने चेहरे को हाथ लगाकर फटी हुई आंखों से यहाँ वहाँ देखने लगी। अनिका के चेहरे की घबराहट बता रही थी कि अनिका अपने दिमाग पर जोर डालकर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ थी और कौन थी और उसके सामने खड़े लोग कौन थे। मगर अनिका को ऐसी हालत में देखकर बच्चे काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। पहले बच्चे बार बार रोहित की ओर देखकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनकी मम्मा के साथ क्या हुआ, मगर रोहित खुद अनिका की इस हालत पर काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। तभी अचानक रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, ओके रिलैक्स, मेरी बात शांति से समझने की कोशिश करो। सबसे पहली बात, तुम्हें हम पर भरोसा करना है। वी आर योर फैमिली। तुम ज्यादा पैनिक मत होना। हो सकता है पिछले दिनों तुम पर दुश्मनों ने जो हमला किया था उसकी वजह से तुम कुछ देर के लिए अपनी याददाश्त खो चुकी हो, मगर आई एम श्योर कि थोड़ी ट्रीटमेंट के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। रोहित की बात पर अनिका सिर्फ हैरानी से रोहित की ओर देखती रही। रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त रोहित अनिका के साथ जो बातें कर रहा था वो बातें अनिका समझ नहीं पा रही थी। इसलिए रोहित ने फिर से बड़ी ही धीमी और नरम आवाज में अनिका की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, देखो अनिका, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम शांत हो जाओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कुछ देर कमरे में चलकर आराम करो। मैं अभी डॉक्टर को बुलवाता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तब तक तुम मुझ पर भरोसा रखो। इन बच्चों की ओर देखो, अपनी माँ को इस हालत में देखकर उन पर क्या बीत रही होगी, जरा सोचो। रोहित जैसे जैसे अनिका की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, अनिका के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अनिका रोहित के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहती थी, मगर जैसे ही रोहित ने अनिका से कहा कि वो बच्चों की ओर देखे, तब अचानक अनिका की नजर रोहित के पीछे खड़े 3 मासूम बच्चों के चेहरे पर पड़ी। जब अनिका ने तीनों बच्चों की आंखों में आंसू देखे, तब अचानक ही अनिका का बढ़ता जा रहा गुस्सा शांत हो गया। अनिका तेज सांसें लेने लगी। रोहित धीरे धीरे अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाता रहा। अनिका बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बच्चों को देखती रही। तभी रोहित ने धीरे से अनिका का एक हाथ अपने हाथ में लिया और अनिका को अपनी ओर धीरे धीरे से खींचते हुए कहा, चलो अंदर कमरे में चलकर आराम कर लो। मैं अभी डॉक्टर को बुलवाता हूँ और कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम अपने ही घर में हो, बिल्कुल सेफ हो। इसके बाद रोहित ने अनिका के शरीर पर लगे हुए जख्मों को देखते हुए अनिका से कहा, ये देखो, तुम्हारे शरीर में ये जो जख्म लगे हैं, हो सकता है इन्हीं की वजह से तुम अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। प्लीज थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अभी डॉक्टर को बुलवाता हूँ। जैसे ही रोहित अनिका का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले जाने लगा, तभी अनिका ने एक ही झटके में रोहित से अपना हाथ छुड़वा लिया और फिर से अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी अचानक रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन तीनों एक साथ धीरे से चलकर अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। रिया ने अपनी दबी हुई मासूम आवाज में अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा प्लीज, अगर अभी आपने डैड की बात नहीं मानी तो मैं रो दूंगी। आप प्लीज चलिए और कुछ देर आराम कीजिए। मैं जानती हूँ कि आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं, मगर जब बेस्ट डॉक्टर की हेल्थ बिगड़ती है तब उसे भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। डैड आपके लिए बेस्ट डॉक्टर को बुलवाएंगे और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मगर प्लीज मम्मा, आप डैड की बात मानिए। तीनों बच्चों की मासूम आंखों में अनिका के लिए काफी प्यार को सिंपैथी नजर आ रही थी, जिसे देखकर अनिका के पीछे हटते हुए कदम अचानक से रुक गए। अनिका के चेहरे पर अभी भी हैरानी नजर आ रही थी। वो तीनों बच्चों के चेहरे को अब बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। ऐसा लग रहा था
जैसे अनिका तीनों चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ये नहीं याद कर पा रही थी कि इन चेहरों को उसने पहले कहाँ देखा है। मगर बच्चों की मासूम आंखें देखने के बाद अनिका को कुछ कुछ विश्वास होने लगा था। हालांकि अनिका ये नहीं जान पा रही थी कि वो बच्चे कौन थे और वो उनकी कौन लगती थी, मगर कहीं न कहीं अनिका को बच्चों की मासूम आंखों में अपने लिए प्यार देखकर उन पर यकीन होने लगा था। और वैसे भी अनिका के पास इस वक्त और कोई चारा भी नहीं था। न अनिका ये जानती थी कि वो खुद कौन थी और न अनिका ये जानती थी कि उसका नाम क्या था। तीन मासूम चेहरों पर विश्वास करने के अलावा अनिका के पास और कोई चारा नहीं था। अनिका रोहित से थोड़ा दूर दूर चलने लगी। अनिका धीरे धीरे बेडरूम के अंदर दाखिल हुई। अनिका बेडरूम के चारों ओर देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। अनिका बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन थी और उसके साथ क्या हो रहा था, मगर अनिका को कुछ याद नहीं आ रहा था। रोहित भी अब मन ही मन सोचने लगा था कि क्या अनिका अब पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगी या नहीं। घबराई हुई अनिका को देखकर रोहित ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, देखो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अगर इस वक्त तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर लगाओगी तो हो सकता है कि सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाए। मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो। मैं अभी डॉक्टर को बुलवाता हूँ। अनिका बस खड़ी खड़ी रोहित के चेहरे को देखती रही। रोहित से भी अनिका की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, मगर इस वक्त रोहित को अनिका के साथ साथ अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखना था। रोहित ने बच्चों की ओर देखकर कहा, चलो बच्चों, हम सब बाहर चलते हैं। मम्मा को कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए, उन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। तीनों बच्चे बस यूं ही अपनी जगह पर खड़े खड़े अपनी मम्मा को देखते रहे। अनिका भी बच्चों के चेहरे को देख रही थी, मगर अनिका की आंखें बच्चों से काफी अनजान नजर आ रही थी। बच्चे अनिका को छोड़कर कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, मगर वो अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका की ऐसी हालत में उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना ही ठीक होता। जैसे ही रोहित बच्चों को लेकर कमरे से बाहर निकला, रोहित ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। रोहित से लिपटकर रिया कहने लगी, डैड, मम्मा को क्या हुआ है? मम्मा ठीक तो हो जाएगी ना? मम्मा मुझे पहचान नहीं पा रही है, ये कैसे हो सकता है? डैड बताइए ना, क्या हुआ है मम्मा को? जब बच्चों ने रोहित का चेहरा देखा तो उन्हें रोहित की आंखों से आंसू बहते हुए नजर आ रहे थे। रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित खुद नहीं जानता था कि अनिका के साथ क्या हुआ था और अनिका ठीक हो भी पाएगी या नहीं। अनिका की ऐसी हालत देखकर बच्चों के साथ साथ रोहित का मनोबल भी पूरी तरह से टूट गया था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। रोहित ये भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अनिका के साथ ऐसा हुआ क्या था जो वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी। कुछ देर बच्चों के साथ रोहित वहीं कॉरिडोर में खड़ा खड़ा सोचता रहा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। ऐसी दिमागी बीमारियों के लिए रोहित को सबसे ज्यादा भरोसा अगर पूरी दुनिया में किसी पर था तो वो थी डॉक्टर अमृता, यानी कि खुद अनिका पर। रोहित ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि अनिका के लिए उसे किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तभी रोहित ने अचानक अपनी जेब से फोन निकाला और राजलक्ष्मी को कॉल लगाया। राजलक्ष्मी ने जैसे ही रोहित का कॉल रिसीव किया, रोहित ने राजलक्ष्मी से कहा, राजलक्ष्मी, अभी इसी वक्त तुम घर पर आ जाओ। तुम्हारी मैडम घर वापस लौट चुकी हैं, मगर मुझे लगता है उसे इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे ही रोहित ने ये बात कही, घबराई हुई राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, क्या हुआ सर? क्या मैडम को कोई इंजरी हुई है? इट इज वेरी क्रिटिकल। राजलक्ष्मी को समझाते हुए रोहित ने कहा, नहीं नहीं, ये बात इंजरी की नहीं है। मेरा मतलब है उसके शरीर पर इंजरी तो हुई है, मगर मुझे लगता है कि उन इंजरी को पहले ही किसी ने ट्रीट कर दिया है। मगर अनिका की दिमागी हालत थोड़ी सी, मेरा मतलब है। रोहित को राजलक्ष्मी को समझाने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। रोहित के मुंह से वो सेंटेंस नहीं निकल रहा था कि अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी है। जब राजलक्ष्मी ने देखा कि रोहित फोन पर काफी पैनिक नजर आ रहा था, तब राजलक्ष्मी ने रोहित को समझाते हुए कहा, ओके सर, मैं अभी आती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। इससे पहले राजलक्ष्मी फोन डिस्कनेक्ट करती, रोहित ने राजलक्ष्मी से कहा, सुनो राजलक्ष्मी, तुम अपने साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी साथ ले आना। रोहित की ये बात सुनकर राजलक्ष्मी हैरान रह गई। राजलक्ष्मी ने दबी हुई आवाज में रोहित से पूछा, क्या हुआ है सर? प्लीज आप मुझे बताइए, मैडम के साथ क्या हुआ है?
रोहित ने अपने सर पर अपना एक हाथ रखते हुए राजलक्ष्मी से धीमी और दबी आवाज में कहा, अनिका को, मेरा मतलब है अनिका हमें पहचान नहीं पा रही है। रोहित की धीमी और अटकती हुई आवाज सुनकर राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप सर? आपको पहचान नहीं पा रही हैं मतलब? अपने माथे से पसीना पोंछते हुए रोहित ने राजलक्ष्मी से कहा, देखो राजलक्ष्मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, मगर मुझे लगता है अनिका अपनी याददाश्त खो बैठी है। वो मुझे नहीं पहचान पा रही है, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी नहीं पहचान पा रही है। अनिका को अपना नाम तक याद नहीं है। राजलक्ष्मी प्लीज तुम इसी वक्त घर आ जाओ और अपने साथ इस शहर के सबसे बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर आओ। वो जहाँ कहीं भी हो, जो कोई भी हो, उसे जो फीस चाहिए वो दे दो, मगर अभी के अभी अपने साथ इस शहर के सबसे बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट को घर लेकर आओ। रोहित की बातें सुनने के बाद राजलक्ष्मी कुछ देर फोन पर बिल्कुल खामोश हो गई। राजलक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि उससे रोहित की बात पर यकीन करना भी चाहिए या नहीं। दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूरो सर्जन को आज किसी न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत थी। ये बात राजलक्ष्मी के दिमाग को सुनकर देने के लिए काफी थी। जब काफी देर तक राजलक्ष्मी ने फोन पर कुछ नहीं कहा, तब रोहित ने राजलक्ष्मी को आवाज लगाते हुए कहा, राजलक्ष्मी तुम सुन रही हो ना? प्लीज हरी अप, इट्स इन इमरजेंसी। जल्द से जल्द घर आ जाओ। तभी घबराई हुई और अटकती हुई आवाज में राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, जी सर, मैं अभी पहुंचती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद रोहित ने देखा कि आर्यन और एलेक्जेंडर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ देर आपस में बातें करने के बाद एलेक्जेंडर रोहित की ओर चलकर आया और रोहित से कहने लगा, डैड, मैंने इन चीजों पर बहुत सारी रिसर्च की है। हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर से अलग नहीं होता। जिस तरह कंप्यूटर में अलग अलग चिप होती हैं जिसमें अलग अलग डेटा स्टोर होता है, उसी तरह हमारे दिमाग में भी अलग अलग नसें होती हैं जिसमें अलग अलग डेटा हमारा दिमाग स्टोर करता है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी हो जाए और उसके दिमाग का कोई हिस्सा इंजर्ड हो जाए जहां पर एक पर्टिकुलर डेटा स्टोर होता है, तो कुछ टाइम के लिए वो डेटा हमारा दिमाग समझ नहीं पाता है, मगर वक्त रहते ही जैसे ही वो इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है, दिमाग फिर से वो डेटा एक्सेस कर पाता है। पेशेंट फिर से नॉर्मल हो जाता है। मुझे लगता है हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मम्मा को कोई इंजरी हुई है इंटरनल, जिसकी वजह से मम्मा इस तरह से रिएक्ट कर रही है। डॉक्टर आएंगे और मम्मा को ठीक कर देंगे। हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि एलेक्जेंडर को साइंस और बायोलॉजी में कितनी दिलचस्पी थी। एलेक्जेंडर बड़े होकर अनिका की तरह ही एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था, मगर इस वक्त एलेक्जेंडर की उम्र काफी कम थी। रोहित नहीं जानता था कि उसे एलेक्जेंडर पर कितना भरोसा करना चाहिए था, मगर बस रोहित भी आर्यन और रिया की तरह यही उम्मीद कर रहा था कि एलेक्जेंडर की सारी बातें सच निकले और कुछ ही देर में अनिका पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। अनिका के कमरे के बाहर रोहित बच्चों के साथ खड़े होकर बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। तभी रोहित ने देखा कि रोहित की माँ आयशा दादी माँ को व्हीलचेयर पर बिठाकर अनिका के कमरे के पास ला रही थी। दादी माँ और आयशा दोनों ने ही सफेद साड़ियाँ पहन रखी थी। दादी माँ और आयशा को देखकर रोहित को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि कुछ ही देर में आकाश को अग्नि दिया जाने वाला था, मगर अनिका पर जो मुसीबत आई थी उसकी वजह से रोहित का मारवा हाउस से निकलना नामुमकिन हो गया था। धीरे धीरे दादी माँ के साथ रोहित के पास आ रही आयशा ने रोहित की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, अनिका को होश आ गया? आयशा दादी माँ को लेकर रोहित के पास आकर खड़ी हो गई। रोहित के चेहरे के हाव भाव देखकर दादी माँ ने रोहित से पूछा, क्या हुआ, तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो, क्या अनिका को अब तक होश नहीं आया है? दादी माँ की बात सुनकर रोहित ने दादी माँ और आयशा की ओर देखकर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अनिका को होश तो आ गया है। रोहित की बात सुनते ही आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादी माँ ने भी राहत की सांस ली। आयशा ने रोहित से कहा, चलिए भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अनिका सही सलामत घर वापस लौट आई है, हम अनिका से मिलना चाहते हैं। ये कहते हुए आयशा दादी माँ को लेकर अनिका के बेडरूम की ओर आगे कदम बढ़ाने लगी, मगर दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही रोहित ने आयशा और दादी माँ को रोकते हुए कहा, रुकिए माँ, इस वक्त आपका अंदर जाना ठीक नहीं। रोहित की बात सुनते ही आयशा और दादी माँ दोनों ही हैरान हो गए।
रोहित के चेहरे पर घबराहट देखकर आयशा ने रोहित से पूछा, क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? अनिका की तबीयत ठीक तो है ना? आयशा काफी ज्यादा पैनिक नजर आ रही थी। जब आयशा ने पास खड़े बच्चों की ओर देखा तो बच्चों के चेहरे पर भी काफी टेंशन नजर आ रहा था। दादी माँ ने बच्चों को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ है अनिका को, बताओ मुझे। दादी माँ का सवाल सुनने के बाद तीनों बच्चे पहले तो आपस में एक दूसरे को देखने लगे और उसके बाद तीनों बच्चों ने अपने डैड रोहित की ओर देखा। रोहित ने सिचुएशन संभालते हुए दादी माँ और आयशा से कहा, देखिए कुछ नहीं हुआ है, अनिका को होश आ गया है, वो पूरी तरह से ठीक है। बस अभी मैंने डॉक्टर को रूटीन चेकअप के लिए बुलाया है, डॉक्टर किसी भी वक्त आते ही होंगे। रोहित की बात पूरी होते ही आयशा ने रोहित से कहा, हाँ मगर डॉक्टर के आने से पहले अगर हम एक बार अनिका से मिल लेते तो उसमें हर्ज क्या है। ये कहते हुए आयशा फिर से अपने कदम अनिका के कमरे की ओर बढ़ाने लगी। रोहित ने फिर से अपनी माँ को अंदर जाने से रोकते हुए कहा, देखो माँ, बात दरअसल ये है कि रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वो बात कैसे आगे बढ़ाएं। अनिका अपनी यादाश्त खो बैठी है। ये बात अगर रोहित इस वक्त अपने घर वालों से करता है तो शायद घर की सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ जाती। इसलिए बात टालती हुई रोहित ने आयशा से कहा, देखो माँ, बात कुछ नहीं है, अनिका काफी दिनों बाद घर आई है, उसे काफी चोट भी लगी है, इसलिए अनिका के साथी डॉक्टर राजलक्ष्मी ने कहा है कि कुछ वक्त के लिए उसे अकेले आराम करने देना चाहिए। हम सब मिलकर बार बार उससे सवाल पूछेंगे कि वो कहाँ थी, उस पर क्या गुजरी, तो हो सकता है कि अनिका की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाए। इसलिए राजलक्ष्मी ने कहा है कि कुछ देर के लिए अनिका को हमें अकेला छोड़ देना चाहिए। रोहित की ये बात आयशा समझ तो रही थी, मगर रोहित के चेहरे की परेशानी साफ बता रही थी कि रोहित जो कुछ भी कर रहा था पूरा सच नहीं था। मगर रोहित की बात से कन्विंस होते हुए आयशा ने रोहित से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी दादी माँ गुलेरिया हाउस जा रहे हैं। आकाश की अंतिम विधि कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। अनिका की टेंशन में हमारे घर से कोई उन्हें मिलने नहीं गया, मगर अब अनिका को होश आ गया है तो मैं और तुम्हारी दादी माँ वहाँ चलकर गुलेरिया परिवार से मिल लेते हैं। आकाश गुलेरिया की मौत की खबर सुनकर रिया भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब रिया गुलेरिया हाउस में थी तब रिया ने आकाश के साथ काफी वक्त गुजारा था। आकाश ने भी कभी रिया और पिंकी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया था। वो रिया को भी उतना ही प्यार करता था जितना पिंकी को करता था। एलेक्जेंडर और आर्यन के मन में भी आकाश के लिए काफी रिस्पेक्ट थी। अपने मामा की अंतिम विदाई से पहले वो भी अपने मामा से एक बार मिलना चाहते थे, मगर यहाँ अनिका के साथ जो सिचुएशन खड़ी हुई थी वो देखते हुए तीनों बच्चे अपनी माँ को पूरी तरह से ठीक होते हुए देखना चाहते थे। आयशा दादी माँ को लेकर कुछ नौकरों के साथ गुलेरिया हाउस जाने के लिए निकल गई। रोहित और तीनों बच्चे वहीं अनिका के कमरे के बाहर कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ कुछ वक्त तक घूमते रहे। कुछ ही देर में राजलक्ष्मी अपने साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर आई। तेज कदमों से अनिका के कमरे की ओर आगे बढ़ते हुए राजलक्ष्मी ने डॉक्टर को इशारा करके अनिका का कमरा दिखाया और कहा, डॉक्टर, पेशेंट इसी रूम में है। डॉक्टर ने जब रोहित को देखा तो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उन्होंने रोहित से कहा, हेलो, मैं डॉक्टर सुधाकर सेठी हूँ, प्लीज डोंट वरी। मुझे राजलक्ष्मी ने बताया कि डॉक्टर अमृता के साथ क्या हुआ है, मगर आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कई बार होता है। मैं एक बार पेशेंट को मिलके पेशेंट के साथ बात करता हूँ। वैसे कमाल की बात है ये मेरे लिए, जिस डॉक्टर के थीसिस को और केस स्टडी को पढ़ कर मैंने अपनी लाइफ में अमल में लाता हूँ, आज मैं उसी डॉक्टर को ट्रीट करने जा रहा हूँ।